गुजरात बीजेपी में केशुभाई पटेल और शंकर सिंह वाघेला दो महाशक्तिशाली सियासी ध्रुव थे, लेकिन धीरे धीरे तीसरी ताकत के तौर पर नरेंद्र मोदी उभरने लगे थे। गुजरात इकाई में वो कई लोगों को खटकने भी लगे। नरेंद्र मोदी मिजाज को भांप रहे थे, लेकिन वो जल्दबाजी भी करने के मूड में नहीं थे। संयम और धैर्य उनकी सबसे बड़ी ताकत शुरू से ही थे। वो अब भी काम आ रहा था। 90 के दशक तक भारतीय जनता पार्टी अयोध्या श्री राम मंदिर आंदोलन को लेकर पूरे देश में मुखर हो चुकी थी। लालकृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकालने का निर्णय लिया। इस रथ यात्रा का मुख्य व्यवस्थापक नरेंद्र मोदी को बनाया गया। इस आंदोलन ने 370 पर देश भर में बहस छेड़ दी है। इस आंदोलन ने देश भर में उग्रवाद का सामना किस प्रकार से करना पड़ेगा, इस पर बहस छेड़ दी है। इस आंदोलन ने पाकिस्तान की इस मामले में क्या भूमिका है, इसकी बहस छेड़ दी है। न केवल देश के अंदर लेकिन विदेश में भी, सारे विश्व भर में इसकी बहस छेड़ दी है। इस आंदोलन के अनेक शुभ परिणाम हैं। आने वाले 2 दिनों की घटनाएं मुझे विश्वास है कि एक कैटलिस्ट का काम करेंगी, जो कैटलिस्ट हिंदुस्तान की एकता पर पिछले 40 सालों में सबसे भयानक और भयंकर संकट जो पैदा हुआ है, उस संकट को हमेशा के लिए निर्मूल कर देगा। रथ यात्रा अयोध्या तक नहीं जा सकी, लेकिन नरेंद्र मोदी की हुई व्यवस्था बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को भा गई। पार्टी अध्यक्ष रहते मुरली मनोहर जोशी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक एकता यात्रा निकाली, तो नरेंद्र मोदी को ही अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। नरेंद्र मोदी ने तब कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराया था, जिसने पहले से धार्मिक पहचान से जुड़ी बीजेपी के साथ राष्ट्रवाद के रंग को जोड़ दिया। 26 जनवरी को फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध दिया। भारत माता की। और 26 जनवरी को डॉक्टर जोशी जी श्रीनगर के लाल चौक में जा रहे हैं। बता के जा रहे हैं, लाल चौक तारीख घोषित करके जा रहे हैं। 26 जनवरी कार्यक्रम का स्वरूप भी घोषित है। झंडा फहराएंगे, गाजे बाजे के साथ आ रहे हैं। तुम्हारे पास जितना गोला बारूद हो, सज धज के तैयार रख लेना। तुम्हारे पास जितनी गोलियां हैं, AK-47 में भर के रख लेना। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के नहीं आ रहे हैं, और न ही वो बुलेट प्रूफ कार में बैठ के आ रहे हैं। धार्मिक अधिकार और राष्ट्रवाद के समन्वय के साथ बीजेपी 1995 में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आ गई। लेकिन वाघेला और केशुभाई के बीच सत्ता के संघर्ष का नया अध्याय खुल गया। अटल बिहारी वाजपेयी ने हस्तक्षेप किया, जिसके बाद नरेंद्र मोदी को बीजेपी का राष्ट्रीय सचिव बनाकर 5 राज्यों का प्रभारी बनाया गया और गुजरात से बाहर भेजा गया। गुजरात की रग रग को समझ चुके नरेंद्र मोदी के लिए दिल्ली की राजनीति एक जिम्मेदारी ही थी। उन्हें गुजरात से दूर दिल्ली भेजा गया था और 5 राज्यों का प्रभारी बनाया गया था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इस दौर को देश का मन समझने में लगा दिया, जो प्रधानमंत्री बनने के बाद बहुत काम आया। 1999 में जब वो आसाम आए थे, तब मैं स्टेट में ऑफिस सेक्रेटरी था। तब उन्होंने बोला कि तुम लोग काम नहीं करते ठीक से। तो मैंने बोला कि तब चुनाव हो गया था 99 का। तो मैंने बोला कि सर, हम लोग तो चुनाव में 33% वोट मिला है, और गवर्नमेंट जो चल रहा है अभी AGP का, उनको 35% मिला है, और 33% तक हमको किसी ने कोई ट्रेनिंग कोचिंग कुछ नहीं दिया। हमने अपने बलबूते पे आ गया। तब उन्होंने वो बात करते करते हम लोग को फैंसी बाजार तक पहुंचा। तब उन्होंने 5-10 मिनट चुप रहा, फिर बोला कि मैं तुम लोगों को ट्रेनिंग दूंगा। और फिर बाद में उन्होंने 4 ट्रेनिंग कैंप आसाम में किया, और ट्रेनिंग कैंप का एक ही उद्देश्य था, चुनाव कैसे लड़ा जाता है।
नरेंद्र मोदी ने पार्टी के लिए काम करते समय चुनावी लोकतंत्र को जिस रूप में तब समझा, वो उनकी आज की राजनीति में नजर आता है। चुनाव के लिए जो 18 ईयर्स एंड अबव होते हैं उनको हम टारगेट करते हैं कि वो हमारा वोटर है, लेकिन उन्होंने बोला कि एक्चुअली डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए बच्चे से लेकर सबको इन्वॉल्व होना चाहिए। तो बच्चे को इन्वॉल्व करने के लिए उन्होंने बताया कि स्कूल में जाना चाहिए, वहां में डेमोक्रेसी का कैंपेन चलाना चाहिए और बच्चों को बोलना चाहिए, जितना भी छोटा हो, एलपी स्कूल का भी बच्चा हो, उनको बोलना चाहिए कि चुनाव के दिन घर में सवेरे उठना, कोई बर्तन लेना, कुछ लेना और ढांग ढांग बजाना और पिताजी माताजी भाई बहन जो है सबको बताना कि पहले जाओ वोट दो फिर हमको खाना देना। वो बच्चे का जो मोटिवेशन है वो एकदम छोटे से होता है। तब क्या होता है, चुनाव में 0.5 to 1% वोट भी बढ़ जाता है। एक समय ऐसा भी आया जब दिल्ली की राजनीति में भी उनका रुतबा वैसे ही होने लगा था जैसा गुजरात में वो हासिल कर चुके थे। उनकी निडरता और चतुराई बीजेपी के भीतर चर्चा का विषय बनती थी। उस समय जोशी जी अध्यक्ष थे तो दिल्ली में इनकी ड्यूटी लगी कि प्रदर्शन होना है और गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया था कि वहां किसी को फटकने, चिड़िया भी पर नहीं मारेगी। उन्होंने जो उनका एक थैला बैग रहता था उस बैग में से अपना ट्रांजिस्टर निकाला, ट्रांजिस्टर ऑन करके बोले भाई ये एक इसका बटन है, इसको धीरे धीरे घुमाते रहो, कई बारी घुमाना पड़ेगा और इसके अंदर एक पिच जब तुम्हें लगे कि पुलिस की वायरलेस की आवाज आ रही है तो उसको रुक देना। तो काफी देर लगने के बाद एकदम उसने कैच किया। जब कैच करने के एक बार हल्की सी आवाज आई तो कहते बस सब छोड़ दो, लाओ मेरे पास। तो उन्होंने बिल्कुल उस पिच को उस टाइप पे सेट किया जहां वायरलेस की आवाजें हमें सुन रही थी कि वहां 6 लोग आ रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार करो, वहां वो पटके वाले हैं, इस जगह की खबर है, जंतर मंतर के ऊपर 10 लोग छुपे। मतलब वहां कंट्रोल रूम में शिकायतें या इंफॉर्मेशन जारी थी। तो बोले देखो अब हम कम से कम बेमौत तो नहीं मरेंगे। 1999 का ये वही दौर था जब करगिल युद्ध के दौरान नरेंद्र मोदी टीवी बहस और चर्चाओं में पार्टी के राष्ट्रवाद का रूप लेकर दिखने लगे। और फिर एक दिन वो संदेश आया जिसके बाद उनका पूरा जीवन चक्र ही घूम गया। केशुभाई पटेल की जगह नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए। नरेंद्र दामोदर दास मोदी अब वही संगठन था जिसके लिए खून पसीना बहाया था, वही कार्यकर्ता और साथी थे जिनके साथ संघर्ष के दिन गुजारे थे, और वही गुजरात था जो दिल में बसता था। ये दिल दुखा जब गुजरात भयंकर भूकंप में तहस नहस हो गया। नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नवनिर्माण के लिए अपना सारा अनुभव झोंक दिया। 2002 के सांप्रदायिक दंगों की विभीषिका के बीच जब पूरे जीवन की व्यक्तिगत और राजनीतिक साख दांव पर लग चुकी थी, तब नरेंद्र मोदी ने गुजरात विधानसभा चुनावों में बम्पर जीत हासिल करके ये संकेत दिया कि अब उन्हें डिगा पाना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ चुनावी संयोग नहीं था, बल्कि वो पूरी तरह तैयार थे। मोदी जी की अपेक्षाएं अपने लोगों से, साधारण लोगों से ज्यादा है, ऐसा मैंने देखा। उन्होंने सभी के लिए, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के लिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, जो कि भारत की सबसे ऊंची मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, उसमें इनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा ताकि सारे एमएलएस को और मिनिस्टर्स को पता चले कि उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं। कि बुक बैंक जो हमारे घरों के अंदर बच्चे पढ़ लिख जाते हैं और पढ़ने के बाद कार्टून में बांध कर 2 छत्ती फेंक देते हैं, ज्यादा बेच देते हैं। हमने कहा बेचो मत, कार्टून को बांध के मत रखो, आप दो। ऐसे गरीब बच्चे, ऐसे असहाय बच्चे, ऐसे आर्थिक अभाव में जो किताब नहीं खरीद पाते, हम उनको प्रोवाइड करेंगे। तो प्रधानमंत्री ने चर्चा की, हमने बताया लगभग 2.5 लाख पुस्तकें 2.25 साल के अंदर समाज से रांची की जनता ने खुलकर हमको दिया, अपने घरों से निकाल कर ट्रकों ट्रक टेम्पो में भर के दिया, और वैसी पुस्तकें हम फिर
ऐसे असहाय बच्चे, हमारे रांची लोकसभा नहीं, झारखंड के किसी भी बच्चे को सच मेरे आते हैं, मेडिकल की पुस्तकें, बीटेक की पुस्तकें, लॉ की पुस्तकें, हायर एजुकेशन, माध्यमिक पुस्तकें, सब तरह की हैं, इवन नोट्स भी, वो सब बच्चे ले जाते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत आशीर्वाद दिया हमको, बहुत अच्छा काम है। और उन्होंने कहा कि संजय बैठो, मैं एक और आपको प्रोजेक्ट देता हूं, आप एक टॉय बैंक की स्थापना करो, खिलौना बैंक। नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की परिपाटी को भी बदलना शुरू किया। 21वीं सदी महिलाओं की सदी होगी और इसलिए महिलाओं को मंच पर स्थान देना चाहिए। मैं शायद इससे ज्यादा व्याख्या की अपेक्षा करती थी, मेरी समझ में वो बात पूरी नहीं आई। मैं दौड़ के गई सत्र समाप्त होते ही और मैंने उनसे कहा कि अभी भी क्या हम लोग केवल मंच पर बैठेंगे, अभी भी शोभाई की वस्तु रहेंगे? तो मुझे लगा कि वो थोड़े खिन्न हुए। उन्होंने कहा, क्या प्रोफेसर यही समझी आप? इसका मेरा तात्पर्य ये है कि महिलाओं को राजनीति में नेतृत्व का अवसर देना चाहिए, उनको प्रोजेक्ट करना चाहिए मंच पर, उनको स्थान देकर। तो मैंने उनकी बात को समझा। दंगों और भूकंप से उबरे गुजरात को नरेंद्र मोदी ने विकास के रास्ते पर ले जाने का निर्णय किया और धीरे धीरे गुजरात का विकास मॉडल देश और दुनिया में चर्चित होने लगा। लेकिन इस बीच वो सियासत के भावनात्मक पहलुओं को जरा भी नहीं भूले। गांधीनगर सचिवालय और विधानसभा क्षेत्र के सामने महात्मा मंदिर का निर्माण करने का निर्णय हुआ। अब कोई संपत्ति का निर्माण, कोई भवन का निर्माण, तो कोई मुख्यमंत्री कोई फाइल पे हुक्म करके, ऑर्डर करके, किसी को कॉन्ट्रैक्ट देके ये कर सकते हैं। नरेंद्र भाई से बात हुई तो उन्होंने कहा, हर्षद भाई इसके निर्माण में जन भागीदारी हो, जन समूह का इसमें हिस्सा हो और विशेष करके युवा और विशेष करके विद्यार्थी इसके साथ जुड़े, तो ऐसा लगता है कि गुजरात के हर गांव से या हर डिस्ट्रिक्ट से या हर तालुका से स्कूल के बच्चे बसेस में आए, अपने गांव से पानी लाए, नदियों का मिट्टी ले आए और उस मिट्टी से इसके फाउंडेशन में इसका उनका भी योगदान हो और इसके बनाने में उनका कोई श्रम का भी योगदान हो, कि लोग श्रम करें, काम करें इसके लिए। और इस जन भागीदारी के इस प्रकार से इस स्वप्न को साकार किया जाए, इस भवन का निर्माण किया जाए। 2002, 2007, 2012 के चुनावों में पूर्ण बहुमत हासिल करके नरेंद्र मोदी ने जीत की हैट्रिक लगा दी। दूसरी तरफ दिल्ली की राजनीति में अटल बिहारी वाजपेयी संन्यास ले चुके थे। तब 2013 के गोवा अधिवेशन में नरेंद्र मोदी आए और केंद्रीय सत्ता में अपनी दावेदारी का बीज बो गए।